हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर सेबी की एनुअल रिपोर्ट कवर करेंगे। तो ये आपको सेबी ग्रेड ए के इंटरव्यूज में हेल्प करेगा और आईआईएफसीएल की एग्जाम में भी आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के साथ में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात करते हैं द ईयर इन रिव्यू अ रेजिलिएंट मार्केट। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक मार्केट जो कि इजीली क्रैश नहीं होता है डिस्पाइट बैड ग्लोबल न्यूज, उसी को यहाँ पर एक रेजिलिएंट मार्केट बोला गया है। तो इनका कहना है कि देखो इंडिया जो है यहाँ पर हैवीली डिपेंडेंट होता था फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, और अगर ग्लोबल इवेंट्स जैसे कि मान लो यूएस के इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुई हैं तो मार्केट्स आपके शार्पली फॉल कर जाते थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एनुअल रिपोर्ट जो कवर कर रहे हैं 2024-25 की कर रहे हैं। 2025-26 दैट इज यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 वाली जो रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं है। यूजुअली जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो अगस्त में आती है, ठीक है, चाहे वो आरबीआई की हो चाहे वो सेबी की हो। तो ऑफ कोर्स हम जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगी उसको कवर करेंगे। चलो, तो यहाँ पर एक रेजिलिएंट मार्केट की बात हो रही है। अब ये बोलते हैं कि देखो सबसे बड़ी जो चीजें हुई हैं वो क्या क्या हुई है 2024-25 में। हमने रिकॉर्ड फंड रेज किए हैं, तो कंपनीज ने ह्यूज मनी, यहाँ पर ह्यूज कैपिटल रेज करा है शेयर्स का, इक्विटीज में और बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीन तरीके से कैपिटल रेज कर पाते हैं। क्या क्या होते हैं? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और डेट। तो ये बोलते हैं कि इक्विटी से और डेट से, और डेट में भी पर्टिकुलरली बॉन्ड से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड कैपिटल रेज किया अक्रॉस बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट्स। फिर ये बोलते हैं कि देखो ग्लोबल लीडरशिप यहाँ पर देखी जाएगी, तो ग्लोबल लीडरशिप में हमारे पास रोबस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, और इंडिया जो है टॉप ग्लोबल मार्केट बनकर आया आईपीओ में। कुछ नंबर्स भी दे रखे हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मार्केट रेजिलियंस में ये बोलते हैं कि डिस्पाइट मिड ईयर मार्केट करेक्शन जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से आए हैं, इंडियन इक्विटीज यहाँ पर एक पॉजिटिव टेरिटरी में आपकी क्लोज हुई है। सो बेसिकली इनका ये कहना है कि देखो ओवरऑल ना वी हैव परफॉर्म रियली गुड, और ये चीज अगर हम देखें यहाँ पर तो वो हमारे नंबर्स बताते हैं हमें कि कितने अच्छे से हमारे पास इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर आया है आईपीओ वॉल्यूम में ग्लोबली। तो हमारे पास में ऐसा समझो 320 कंपनीज लिस्टेड है अगर इंडिया में, तो ये यहाँ पर यूएस और यूरोप से तो काफी कम है, लेकिन इन्वेस्टर डिमांड यहाँ पर काफी स्ट्रांग दिखाई गई और हाई इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिला। एंड अगर बात करें मार्केट्स की, तो जो ग्लोबल मार्केट्स थे वो तो बहुत शकी से थे, लेकिन इंडिया यहाँ पर आपका टेम्परली फॉल किया एंड धीरे धीरे रिकॉर्ड रिकवर करता है, एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट पर हमारा ईयर एंड होता है। सो ओवरऑल मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे पास में काफी अच्छे से इंडिया स्ट्रांग रहा, ठीक है। सो ये जो यहाँ पर रेजिलियंस थी कैसे आई? सबसे पहले तो इसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जैसे कि सीआईपी एसआईपी होती हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपनी करते रहे, ये लोग एसआईपी जो होती है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड देन अगर मार्केट यहाँ पर फॉल भी करता था तो भी पैसा तो मार्केट में आ ही रहा था। तो अगर 1 करोड़ लोग 2-2 हजार रुपए भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली 20,000 करोड़ का एक स्टडी इन्फ्लो देखा गया। दूसरा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल रही, कोई सडन शॉक्स नहीं आए, और यहाँ पर अगर प्रेडिक्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज जो थी वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह हमें काम कर रही थी अगेंस्ट दिस ग्लोबल वोलेटिलिटी। अब ये बात करते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कि आखिर यहाँ पर जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है कैपिटल मार्केट में कैसे हुआ। सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन? सी गाइस, रेजिंग मनी फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स एंड ग्रोथ। फॉर व्हाट? Expansion. If you want to expand your organization, okay, if you want to start some new projects, or if you want to grow, so you need resources, and for that you have to mobilize those resources in the capital markets. And if they are telling us that there is a total capital raise that is equal to 14.6 lakh crore rupees in 24-25, making a massive 33% increase from the previous fiscal year. So you can see here that key data is telling us that there is a 33 point some percentage of growth, and 14.6 lakh crore were raised. And if we see earlier, there was an old model from which we can understand that companies were raising funds from banks, okay,
but now companies are raising funds from capital market using equities and bonds. So now you will see here dominance of debt and equity together. Equity and debt instruments accounted for 14.2 lakh crore of the total funds raised. Insights में आप देखेंगे this is underscoring the shifting trend where Indian corporates are increasingly relying on capital markets for economic growth and capital formation rather than depending solely on traditional bank loans. तो पहले इंडिया में बैंक लोन्स चलते थे, कंपनीज बड़े बड़े लोन्स लेती थी, है ना। अब यहाँ पर कैपिटल मार्केट से फंड रेज करती हैं। इक्विटी इश्यूज द ग्रेट आईपीओ बूम। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे पास में कंपनीज अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के लिए ऑफर करती हैं थ्रू आईपीओ ऑफ कोर्स, राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो 2.1 लाख करोड़ रुपीस रेज किए गए हैं, टोटल 320 आईपीओ आए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ आईपीओ आए, कुछ एफपीओ आए और कुछ राइट इश्यूज हुई है, राइट। तो यहाँ पर यू विल सी टोटल पब्लिक फंड रेजिंग आईपीओ, एफपीओ और राइट्स के इश्यूज के थ्रू आपका 2.1 लाख करोड़ आया, जिसमें मैसिव 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ ओवर 23-24। कंप्लीटली हमने जो वोल्टिलिटी थी मार्केट में, यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिल रही थी एक हायर डिग्री पर, वो हमें यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है, ये सब चीजों को बाईपास हो गया। टोटल आईपीओ 320 कंपनीज लेकर आई जो कि पब्लिक हो गई 24-25 में, पहले ये 272 थी अगर हम बात करें 23-24 की। मेन बोर्ड वर्सेस एसएमई ब्रेकअप। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मेन बोर्ड, लार्ज कंपनीज जिन्होंने 1.6 लाख करोड़ रेस किया, और एसएमई प्लेटफॉर्म जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जहां पर 9,811 करोड़ रुपीस आपके रेस किए गए हैं। तो बिग कंपनीज जैसे जोमेटो हो गई, ओके। और अगर एसएमई की बात करें तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं जो कि यहाँ पर अपने शेयर्स को यहाँ पर क्या कर रही है, इशू कर रही है। वाई टू रेज, लेट अस कंसीडर फॉर एग्जांपल 50 करोड़ रुपीस। तो हमारे पास एक आईपीओ का बूम आया। क्यों आया? क्योंकि इकोनॉमी यहाँ पर आप देखेंगे जीडीपी रेट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, डीमैट का बूम रहा, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट्स का, लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर मिले, क्विक प्रॉफिट्स हमारे जो इन्वेस्टर्स थे उनको मिल गए। तो 79 कॉर्पोरेट्स ने एक ऑल टाइम हाई 1.6 लाख करोड़ यहाँ पर रेस करे हैं, जो कि 61,860 करोड़ थे by 76 IPOs in the previous year। और अगर हम देखें एसएमई सेगमेंट में 241 एसएमई कंपनीज ने 9,811 करोड़ यहाँ पर रेस किए, ओके। अगर देखो नॉर्मल आईपीओ आता है तो आप यहाँ पर 14 से 15,000 की रेंज में अपना एक लॉट खरीद पाते हो, लेकिन अगर एसएमई आती है तो एसएमई में हम 1 लाख रुपीस का या फिर उससे थोड़ा सा 1 से 2 लाख रुपीस के बीच में ही फंड्स जो है वो हमें इन्वेस्ट करने होते हैं। देन आप देखेंगे ग्लोबल #1 रैंकिंग हमारी रही EY के ग्लोबल आईपीओ ट्रेंड 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया फर्स्ट आया ग्लोबली बाय आईपीओ वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम और वैल्यू का भी नंबर याद रखना, यहाँ पर वॉल्यूम में हम लोग जो है वो अपना फर्स्ट नंबर पर आए थे। तो हमारे पास में हमने क्या क्या चीजें समझी, हमने देखा कि भाई मार्केट क्रैश हो रहे थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एसआईपी इनफ्लोज, स्टेबल पॉलिसीज की वजह से इन्होंने शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर हमारे पास 14.6 लाख करोड़ का टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुआ, जिसका मतलब है कैपिटल मार्केट इज रिप्लेसिंग बैंक। एंड नाउ इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो इक्विटीज, डेट्स, रेट्स, इनविट्स एक्सेट्रा यूज कर रहे हैं, जहां पर 2.1 लाख करोड़ रुपीस रेज किए गए थ्रू इक्विटी एंड 320 आईपीओ आए। इसके अलावा मेन बोर्ड में 79 कॉर्पोरेट्स और एसएमई के थ्रू 241 कॉर्पोरेट्स ने फंड्स रेज करे हैं, जो कि यहाँ पर 1.6 लाख करोड़ एंड 9,811 करोड़ रिस्पेक्टिवली है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर एक और कैटेगरी है, वो कौन सी है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। हमारे पास में जितनी प्लेसमेंट्स होती हैं, सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स में जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स हुई हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसके थ्रू हमने 1.35 लाख करोड़ रुपीस भी रेस किए हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ यहाँ पर सपोर्ट की गई है 3 पिलर्स के थ्रू। स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, एक मैसिव सर्ज हुई रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन में, कंसिस्टेंटली रोबस्ट लिस्टिंग डे गेन्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले, मीनिंग जिस दिन कंपनी की यहाँ पर लिस्टिंग हुई है उस दिन यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स अर्न किए गए हैं बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स के लिए। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो लोन्स कंपनीज पब्लिक से लेती हैं
तो यू आर लैंडिंग मनी और कंपनीज यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे करती हैं। तो इसका साइज 9.9 लाख करोड़ रुपीस तक का रहा, ठीक है। सो अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जाए वो 16.1% रही। मार्केट डीपनिंग इनिशिएटिव्स में सेबी और गवर्नमेंट ने मिलकर क्रिटिकल मेजर्स इंट्रोड्यूस किए ताकि लिक्विडिटी को इम्प्रूव करें और इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसे भी ब्रॉडन करें। सो एक बड़ा रिफॉर्म देखा गया, 10,000 रुपीज एंट्री। अर्लियर हमारे पास मिनिमम 1 लाख रुपीज तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता था, अब केवल 10,000 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या हो रहा है, केवल रिच इन्वेस्टर्स बाय कर पा रहे थे बॉन्ड्स को, अब अगर एक स्टूडेंट है वो भी 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसको बोला गया डेमोक्रेटिसाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो आप देखेंगे सेबी और गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्रिटिकल मेजर्स लेकर आए, लिक्विडिटी विंडो, स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पर जो है, ठीक है, इनके थ्रू हम क्या करें, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, ताकि ये इजियर और फास्टर हो। टिकट साइज रिडक्शन किया गया, तो जो फेस वैल्यू थी प्राइवेटली प्लेस्ड जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिनको आप इक्विटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, वो केवल 10,000 रुपीज कर दी गई। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिसाइज किया गया बॉन्ड मार्केट को, अलाउ किया गया रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद में एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस फाइनेंसिंग देखिए तो ग्रीन डेट, सोशल सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे एनवायरमेंटल और सोशल प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे थे। फाइन, तो हमारे पास में यहाँ पर काफी इंप्रूवमेंट देखे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं इक्विटीज में भी बात करूँ ना गाइस, तो हमारे पास में 317 डेज थे। एक सेकेंड, अगर यहाँ पर राइट इश्यूज देखेंगे तो राइट इश्यूज में पहले हमारे पास 317 डेज थे, जिसको रिड्यूस कर 23 डेज कर दिया गया। सो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास में जो टाइमलाइन थी, तो अगर कंपनी को मान लो 1,000 करोड़ रुपीस चाहिए, तो अर्लियर इनको 1 साल लग रहा था, अब केवल 3 हफ्ते में इनको ये 1,000 करोड़ रुपीस मिल जाएंगे। तो एक फास्टर कैपिटल एक्सेस हो गई और बेटर लिक्विडिटी भी इनको मिलने लग गई। ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वाला आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास 9.9 लाख करोड़ रुपीस रेज किए गए। अर्लियर यहाँ पर हमारे पास 1 लाख रुपए मिनिमम चाहिए होते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, अब 10,000 ही कर सकते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स अब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ESG बॉन्ड्स में हमारे पास ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी आए, ताकि यहाँ पर मान लो कोई सोलर प्लांट बिल्ड करना है या कोई और इस तरह का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए फंड्स रेज किए जा सकते हैं। सो मार्केट कैसा बना, इंक्लूसिव बना, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग को हमने प्रमोट करा। ओके, क्लियर हो गया इतना। अब आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। सो हमारे पास में रिट्स और इनविट्स की बात हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या थी इंडिया में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे वहां पर ह्यूज मनी चाहिए, और इसी के लिए रिट्स और इन्वेस्ट को लेकर आए। रिट्स क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि जैसे मान लो यहाँ पर किसी मॉल में या फिर ऑफिस बिल्डिंग में जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ठीक है, वहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है फंड्स की। और इनविट्स हमारे पास क्या होता है, मान लो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे कि रोड्स है, ठीक है, कोई डैम्स बनने हैं, कैनाल्स बननी है, पावर प्लांट्स बनने हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब यहाँ पर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद रहे हो, आपके पास 10,000 रुपए है, आप रिट्स में इन्वेस्ट करो और रेंटल इनकम जो होती है वो आपको मिलती है। इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये ऑपरेशनल भी होने चाहिए, है ना, एक मेजर पार्ट इनका ऑपरेशनल होता ही होता है। सो रिट्स और इनविट्स ये सक्सेसफुली चैनलाइज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल को इनकम जनरेटिंग एसेट्स में। क्या आप जानते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है, या वो कंपनीज जो कि यहाँ पर फंड्स रेज करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो यहाँ पर जैसे प्रीमियम्स आते हैं, पब्लिक से प्रीमियम के लिए पैसा पूल किया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, तो वो क्या करेगी, वो इन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करती है, इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करती है। तो फंड्स कितने रेज किए गए, इन्वेस्ट मोबिलाइज कर रहा है 26,715 करोड़ रुपीस अक्रॉस 11 इशुएंस, और रिट्स यहाँ पर रेज कर रहा है 4,728 करोड़ रुपीस। तो हमारे पास में मैसिव एसेट अंडर मैनेजमेंट स्केल देखा गया। सो इनविट्स एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 7 लाख करोड़ तक पहुंच गया, और रिट्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.6 लाख करोड़। सो न्यू रजिस्ट्रेशंस, 2 न्यू इनविट्स और 1 न्यू रिट जो है वो हमने यहाँ पर रजिस्टर भी की है। सो ये याद रखना। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एसेट जो है
वो हमारे डेवलपर्स रिट्स और इन्वेट्स के थ्रू सेल करते हैं, उनको कैश मिल जाता है जिससे वो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं। और ये जो ग्रोथ का पूरा साइकिल है ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग भी हो रही है और साथ ही साथ एसेट्स का मोनेटाइजेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर 5 साल का ग्रोथ देखा गया एसेट अंडर मैनेजमेंट में। डेवलपर्स यहाँ पर इन व्हीकल्स को यूज कर मोनेटाइज कर रहे हैं ऑपरेशनल एसेट्स को और यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट्स को फ्री कर रहे हैं ताकि ये जो पैसा मिल रहा है इन्वेस्टर्स के थ्रू इसको नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाए। अब आ जाते हैं एसेट मैनेजमेंट इकोसिस्टम में, द रिटेल रेवोल्यूशन। सो AUM एक्सप्लोजन में आप देखेंगे इंडस्ट्री एसेट्स अंडर मैनेजमेंट नियरली ट्रिपल हुए, जो कि 22.3 लाख करोड़ मार्च 2020 में थे, अब ये 65.7 लाख करोड़ मार्च 2025 तक पहुंच गए। सो इन्वेस्टर्स का बेस, यूनिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर मोर देन डबल हुए फ्रॉम 2.2 करोड़ टू ओवर 5.4 करोड़। सो एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है? जो टोटल मनी हमारे म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर ग्रोथ हमें 22 लाख करोड़ रुपीस पहले थी, अब जो कि 65 लाख करोड़ हो गई। और हमें देखने के लिए मिला SIP रेवोल्यूशन, जहां मंथली इन्वेस्टमेंट सिस्टम था। अगर आप यहाँ पर 1000 रुपीज पर मंथ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वेल्थ क्रिएशन हो रही है और एक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। तो वही चीजें भी यहाँ पर भी देखी गई। सो हमारे पास में 2.2 करोड़ इन्वेस्टर्स थे, जो कि 5.4 करोड़ तक का बेस पहुंच गया। और SIP जगरनॉट यहाँ पर आप देखेंगे, जगरनॉट आपको पता है ना, वो एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर एवरेज मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कंट्रीब्यूशन डबल कर गई फ्रॉम 7,259 करोड़ से 13,052 करोड़ तक। ओके, समझ में आ गया इतना? तो यहाँ पर हमारे पास में वेल्थ क्रिएशन हो रही है, कुछ नए इनिशिएटिव्स आए जैसे कि छोटी SIP जिसमें आप 250 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड लाइट आया LITE, जहाँ पर अर्लियर इजियर पैसिव फंड्स हैं। फिर हमारे पास में SIF आए जहां एडवांस स्ट्रेटेजी फंड्स हमने देखे। तो बेसिकली हम देखेंगे अब यहाँ पर सबसे पहले रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या क्या हुए। तो म्यूचुअल फंड लाइट में क्या हुआ? हमने इजियर करा एंट्री न्यू फंड हाउसेस के लिए। तो बेसिकली जो कंप्लायंस बर्डन्स थे वो इजी किए गए ताकि स्मॉलर फंड हाउसेस एंटर कर पाए पैसिव इन्वेस्टिंग स्पेस में। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स हम लेकर आए, एक ब्रांड न्यू एसेट क्लास, ताकि ब्रिज करें जो रिस्क है और टिकट साइज गैप है बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि म्यूचुअल फंड जहाँ पर लो रिस्क है और यहाँ पर PMS जहाँ हाई टिकट हाई रिस्क है, इनके बीच में एक मिडिल कैटेगरी आई SIF। ओके, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। फिर आते हैं छोटी SIP, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव था जिसमें कि SIPs केवल 250 रुपए से आप शुरू कर सकते हो। तो अनबैंक्ड और रूरल जो हमारी डेमोग्राफी है उनको हमने यहाँ पर टारगेट किया। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर हम देखें PMS की ग्रोथ कैसी रही, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज किसको दी जाती है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को दी जाती है। इनके पास बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट सेविंग्स में होता है, तो हम यहाँ पर इनकम ऑन इनकम जनरेट कर देते हैं। तो ये 37.8 लाख करोड़ अपना हिट कर चुके हैं। ग्रोइंग क्लास यहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की देखी गई, जिसमें कि पर्सनलाइज्ड वेल्थ सॉल्यूशंस लेते हैं आउटसाइड ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड। देखो ऐसे PMS जो होते हैं वो यूजुअली बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं और भी यहाँ पर अलग अलग आपकी एजेंसीज होती हैं। सो बेसिकली 37.8 लाख करोड़ का पूरा साइज रहा और जो वेल्दी इन्वेस्टर्स थे अब उनको कस्टमाइज पोर्टफोलियो इसके अंडर दिया गया है। ठीक है, देन आते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब ये हमारे पास सीकिंग अल्फा, ये क्या बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं देखो हमारे पास में जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो इन्वेस्ट किसमें कर रहे हैं? स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, रियल एस्टेट में। तो अब आप लिस्टेड शेयर्स तो खरीद नहीं रहे, रेदर क्या कर रहे हो? जो प्री IPO स्टार्टअप है, जैसे मान लो जोमेटो का IPO आने से पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी गई, तो इसकी ग्रोथ देखी गई है। पहले 3.7 लाख करोड़ का मार्केट था, अब 13.5 लाख करोड़ की कमिटमेंट्स यहाँ पर आई है। तो AIF फनल कैपिटल जो है वो नॉन ट्रेडिशनल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट लाइक प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट,
स्ट्रक्चर्ड डेट की तरफ देखा गया। 244 न्यू एआईएफ ने रजिस्टर किया 2024-25 में, और यहाँ पर एक एक्टिव 1526 ठीक है हमारा टोटल हो गया। इनसाइट में आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग डिजायर है अमंग अल्ट्रा रिच एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ताकि पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई किया जाए और एक्सपोजर को रिड्यूस किया जाए टू पब्लिक मार्केट वोलेटिलिटी। ठीक है, सो इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? हायर रिटर्न्स, डाइवर्सिफिकेशन, लेस डिपेंडेंसी ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो इनको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल फंड फ्लोज, द राइज ऑफ DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में जो आपके इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे LIC, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, अब हम इन्होंने इन्वेस्ट करा है 6 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जब वो सेल करते थे तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था वो क्रैश कर जाता था। लेकिन अब यहाँ पर DIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल रहते हैं, एक क्रूशियल सेफ्टी नेट बनती है, और जो इम्पैक्ट है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो का उसमें हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है, कुछ शॉक्स हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रिकॉर्ड इनफ्लो, DIIs ने यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड 6 लाख करोड़ जो है वो इंडियन इक्विटीज में ड्यूरिंग द ईयर अपने पोल किए, हाईएस्ट एवर नेट इन्वेस्टमेंट एक सिंगल फिस्कल ईयर में देखी गई। इंडिया के जो मार्केट्स हैं अब वो सोली डिपेंडेंट नहीं है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ऊपर। डोमेस्टिक मनी अब यहाँ पर पावरफुल इनफ है कि मार्केट ट्रेंड्स को डिक्टेट करे और ग्लोबल शॉक्स को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप फॉरेन पोर्टफोलियो के फ्लोज देख सकते हैं इस चार्ट में, किस तरीके से ये हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव में गए, देन सडनली फॉल किए, फिर उसके बाद में कोविड-19 के इरा में और ये काफी यहाँ पर नेगेटिव में चले गए -1.2, फिर धीरे धीरे रिकवरी की तरफ आते हैं, फिर प्रॉपर यहाँ पर पीक आती है, बूम होता है, बूम होने के बाद में फिर से हमारे पास में एक रिसेशन का फेज देखने के लिए मिला, राइट। तो ये तो हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज थे। और म्यूचुअल फंड की जो नेट इन्वेस्टमेंट थी वो आप देखेंगे एक बार यहाँ पर आपकी, ठीक है, जीरो के अप्रॉक्स में रही है, अदरवाइज यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ ही हमें देखने के लिए मिली है। एटलीस्ट अगर हम देखें हमारे पास इक्विटी में एक बार हम लोग नेगेटिव में गए जब यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स बहुत नीचे जा रहे थे कोरोना के टाइम पर, लेकिन डेट मार्केट हमारा ग्रो कर रहा था उस बीच में। इसके बाद में जब इक्विटी मार्केट ग्रो किया तो डेट मार्केट फॉल कर रहा था, और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लाइन है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव या फिर यहाँ पर जीरो से अबव ही रही है। ठीक है, इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्लियर हो गया। सो हेड टू हेड कंपैरिजन यहाँ पर SIFs वर्सेस ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स का भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, इनको अगर हम देखें कि भाई इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में जो पहले SIFs है वो आए क्यों, वो समझना होगा हमें। तो एक गैप देखा गया मार्केट में, जो म्यूचुअल फंड्स थे वो बहुत सिंपल और रिस्ट्रिक्टेड थे, एंड अगर बात करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज तो यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव थे। देखो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनकी यहाँ पर इनकम 50 लाख या फिर जो इन्वेस्टमेंट ही 50 लाख या उससे ज्यादा की कर रहे हैं उनके लिए था ये। सो हमारे पास में यहाँ पर अब एक मिडिल लाइन भी चाहिए थी हमें। सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया SIFs को ताकि इस गैप को फिल करें। सो म्यूचुअल फंड्स एक सेफ बस थे जहां पर एक फिक्स रूट थी, रेगुलेटेड स्पीड चलती थी और सब किसी यहाँ पर को अलाउ किया गया, एवरीवन वाज अलाउड टू इन्वेस्ट। सो SIFs यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कार की तरह है जो कि फ्लेक्सिबल रूट देते हैं, हाई स्पीड पर आप चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो ड्राइवर चाहिए वो स्किल्ड होने चाहिए। सो आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स जो जनरल पब्लिक है वो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाती है, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और सेमी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स SIFs की तरफ जाते हैं, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 से 500 रुपए है SIPs के थ्रू। म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो कि बाद में 1 लाख रुपए हो गए सेबी रिकॉग्नाइज्ड एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए। कोर स्ट्रेटेजी में ये लॉन्ग ओनली है। देखो लॉन्ग और शॉर्ट अगर आपको याद रखना है बस ऐसे याद कर लेना, अगर आपने एक क्लॉथ का पीस खरीदा, ठीक है, और फिर आपने एक और खरीदा और उसको सिला, इफ यू हैव परचेज 2 pieces of cloth and you have sewed them together, it will be long. So whenever you are buying something, it will be called as long, and when you are selling something, it is called as short. Okay,
तो ये जो लोग यहाँ पर फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं रखते हैं और कंफ्यूज होते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट में, उनको याद करने के लिए एक टेक्निक है। तो दे बाय एसेट्स एंड होल्ड देम, होपिंग कि जो प्राइसेस है वो अप जाएंगे। एंड हाईली फ्लेक्सिबल में दे कैन रन लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज जहां पर दे कैन गेट इवन प्रॉफिट इवन व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग और गेटिंग फर्स्ट। फाइन। सो टारगेट ऑडियंस समझ में आ गया। म्यूचुअल फंड के लिए जनरल पब्लिक है, एसआईएफ के लिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेज स्टूडेंट्स अगर म्यूचुअल फंड के लिए जाएंगे और ट्रेडर या वेल्दी इन्वेस्टर्स एसआईएफ के लिए जाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 100 रुपए का एसआईपी है और एसआईएफ में 10 लाख रुपए का, जो कि 1 लाख रहेगा एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए। सो एसआईएफ यहाँ पर बिगनर्स के लिए नहीं है, ये बात हम क्लियरली समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप केवल लॉन्ग कर सकते हो, बाई लो एंड सेल हाई। तो प्रॉफिट यहाँ पर जब मार्केट राइज करेगा, एसआईएफ में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट दोनों सिचुएशन में होगी। तो मान लो आपने एक स्टॉक में तो बाई पोजीशन लिया और एक स्टॉक यहाँ पर आपको लगता है कि गिरेगा, आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली। सो यहाँ पर इस तरीके से आप आगे जाएंगे। सो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट लॉन्ग पर होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट आपको शॉर्ट पर होगा। तो एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, सो ये रिस्ट्रिक्टेड है। मोस्टली यहाँ पर हेजिंग जो है एग्जिस्टिंग पोजीशंस की जाती है, लेकिन एसआईएफ में ये एग्रेसिव हो रही है। ठीक है। एक्टिव ट्रेडिंग अप टू 25% जो शॉर्ट एक्सपोजर है उसको हम हैच करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जैसे इंश्योरेंस हो और एसआईएफ यहाँ पर वेपन प्लस इंश्योरेंस आप यूज कर रहे हो, इस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे can take up to 25% short exposure in the portfolio using derivatives to generate alpha. पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, अब हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं बाय नेचर, ये यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 10% इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में कर सकते हैं, लेकिन एसआईएफ यहाँ पर बिग बैट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास म्यूचुअल फंड तो 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, एसआईएफ केवल 5 स्टॉक्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर रिस्क भी हाई है, और जहां रिस्क हाई होता है वहां इश्क भी हाई होता है, तो रिटर्न्स भी हाई है। ठीक है। आप हाईली कंसेंट्रेटेड बेट्स लेते हो स्पेसिफिक सेक्टर्स में या फिर एक हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स में। हाईली डाइवर्सिफाइड, कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द फंड इन अ सिंगल स्टॉक। रिस्क प्रोफाइल, तो ये आपका लो से हाई है डिपेंडिंग ऑन की स्पेसिफिक डेट या इक्विटी मिक्स। ये आपका वेरी हाई होता है। लेवरेज और शॉर्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स रिस्क। सो म्यूचुअल फंड में रिस्क कंट्रोल्ड है, लेकिन एसआईएफ में बहुत हाई रहता है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर एक रिलेटिव रिटर्न्स देते हैं, हमारे इंडेक्स को बीट करते हैं, लेकिन एसआईएफ यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न्स देते हैं। प्रॉफिट आपको किसी भी मार्केट में मिल जाता है। ओके, चलो अब आते हैं परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की तरफ, जो हमारे पास पुश देखा गया स्टैंडर्डाइजेशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2024-25 में सेबी ने 154 स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए ताकि मार्केट को स्ट्रेंथन किया जा सके और जो रेगुलेटरी क्लटर है उसको कट थ्रू कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है। सो यहाँ पर ना चीज है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आपके हर सर्कुलर में मेजरली आपको देखने के लिए मिला था। तो ऑफ कोर्स इस पर भी थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर आप लोग कर लेना अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। सेबी ने कंसोलिडेट किए वेरियस रूल्स को 14 मास्टर सर्कुलर्स में, यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक सिंगल सिंप्लीफाइड रेफरेंस पॉइंट दिया कंप्लायंसेस के लिए। ठीक है। सो अब आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो सेबी है उसमें हमारे पास में अलग अलग मेजर्स लेकर आए गए, एंड ये जो मेजर्स है इनमें हमारी जो थीम रही वो क्या थी, एक तो रिस्क को कंट्रोल करना, दूसरा ग्रोथ को प्रमोट करना, तीसरा यहाँ पर हमें काम करना था इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में। क्लियर है। सो अब आप देखेंगे कैसे हमें यहाँ पर रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन किया है। तो स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, सिस्टमिक रिस्क एंड इंटीग्रिटी, सेबी ने हैवीली फोकस किया प्लगिंग करने में, लूप होल्स को प्रोटेक्ट करना था रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्सट्रीम मार्केट वोलेटिलिटी से और जो मिसयूज हुआ है फंड्स का। ठीक है। सो क्रैकडाउन किया एसएमई आईपीओ एक्सुबरेंस पर। तो सेबी ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल प्रॉफिट क्राइटेरिया निकाला, जिसमें ऑफर फॉर सेल अमाउंट्स को कैप किया गया और जो यूज था आईपीओ प्रोसीड्स का उनसे मना किया गया कि लोन रिपेमेंट नहीं करोगे। तो जो फंड्स यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है इन द फॉर्म
ऑफ आईपीओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल आप रेज कर रहे हो उससे आप अपने पुराने एग्जिस्टिंग लोन्स को रीपे नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम क्या थी, लो क्वालिटी कंपनीज जो थी वो आईपीओ बूम को एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि एक प्रॉफिट क्राइटेरिया बिठाया गया, फिर हमारी ऑफर फॉर सेल पर लिमिट्स लगाई गई और लोन रिपेमेंट अब आईपीओ के थ्रू नहीं हो सकता था। तो जो फेक कंपनीज पैसा रेज कर रही थी उनको रोक दिया गया। क्लियर है? तो बेसिकली आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमारे पास में जो सेबी के कोर ऑब्जेक्टिव हैं वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, मार्केट डेवलपमेंट है, रेगुलेशन एंड सुपरविजन है। सो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में कोई भी रैंडम चीजें नहीं की जा रही, कंसल्टेटिव और स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीजें होती हैं, जिसमें कि ड्राफ्ट प्रपोजल होता है, सेबी एक पॉलिसी आइडिया को यहाँ पर प्रिपेयर करता है, पब्लिक कंसल्टेशन होती है, इन्वेस्टर, ब्रोकर, इंडस्ट्री बॉडीज, इनके फीडबैक्स इनवाइट किए जाते हैं, एडवाइजरी कमिटीज बैठती हैं, एक्सपर्ट्स एनालाइज करते हैं सजेशंस को और फाइनल पॉलिसी आती है। सो यहाँ पर ओवरऑल जो काम किया गया है इन्हीं चीजों के ऊपर वो हमें बताया गया है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर उन्होंने काम किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे डेरिवेटिव्स कंट्रोल की बात की गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर शेल जो था या फिर लो क्वालिटी कंपनीज, फेक कंपनीज, उनको करंट आईपीओ बूम को एक्सप्लॉइट नहीं करने दिया गया। डेरिवेटिव फ्रेंजी जो था उसको कूल डाउन किया गया। सो बेसिकली डेरिवेटिव कंट्रोल के ऊपर बात की गई। जो एक्सपायरी रेट में गैम्बलिंग होती थी उसको रोका गया। तो अपफ्रंट प्रीमियम, पोजीशन लिमिट्स लगाई गई, कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस यहाँ पर। सो गोल था कि हमें स्पेकुलेशन रिस्क जो है उसको कम करना था। ठीक है, तो स्पेकुलेशन रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पर बोला गया कि अब जो हमारे पास में डेरिवेटिव्स है, ठीक है, इनमें सडन मार्केट शॉक्स या एक्सपायरी डेट गैम्बलिंग ना हो, इसलिए अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन किया जाएगा, इंट्राडे पोजीशन आपकी लिमिट लगाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट साइज को रिकैलिब्रेट किया गया और रैशनलाइज किया गया वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को। देन यहाँ पर सिक्योर करा इन्वेस्टर एसेट्स को। तो हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा सीसीआईएल का। तो पहले क्या था, जो पैसा था वो डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में जा रहा था, कोई भी ब्रोकर मिसयूज यहाँ पर नहीं कर पाएगा। सो ब्रोकर्स जो हैं वो पहले मिसयूज कर लेते थे शेयर्स को, अब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है तो ये यहाँ पर सेफ हो गया है। ओके, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसे सीसीआईएल है, अब वो क्रेडिट करते हैं पे आउट डायरेक्टली क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में। एडिशनली क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं उनको एक यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म दिया गया है या 3-in-1 अकाउंट, ताकि यहाँ पर जो ब्रोकर का पूल अकाउंट है उसको हम बाईपास करें। रिस्क ब्रोकर्स का इलीगली प्लेजिंग करने का या मिसयूज करने का क्लाइंट सिक्योरिटीज को, उसको भी एलिमिनेट किया गया है। मार्केट अब्यूज एंड एनएफओ गार्ड रेल्स। सो एनएफओ रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। जो फंड्स यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं वो केवल यूजेबल मनी से रहेंगे, मिस सेलिंग या ओवर कलेक्शन नहीं की जाएगी। सो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिल्ड करनी है ताकि जो फ्रंट रनिंग है उसको डिटेक्ट करें। म्यूचुअल फंड में जो न्यू फंड ऑफर आते हैं, जैसे शेयर्स में आईपीओ आता है वैसे म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफर आते हैं, अब वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, कलेक्ट करेंगे ओनली वो कैपिटल जो कि रीजनेबली डिप्लॉय की जाएगी और मिस सेलिंग को प्रिवेंट करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रिटेल इन्वेस्टर्स अब सेफली पार्टिसिपेट करेंगे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में रेगुलेटेड ब्रोकर्स के थ्रू। प्री ओपन कॉल ऑक्शन यहाँ पर आईपीओस के लिए ट्विक किया गया ताकि प्राइस मैनिपुलेशन को स्टॉप किया जाए। एमआईआई जो है ये अब अंडरगो करेंगे एक्सटर्नल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हर 3 साल में। तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए उनका मेन पर्पस क्या था, उनका मेन पर्पस यही था कि किसी भी तरह की यहाँ पर हमारे पास में मिस सेलिंग, ओवर कलेक्शन ना की जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एसएमई आईपीओ टाइटनिंग की, फिर डेरिवेटिव कंट्रोल के ऊपर काम किया, देन प्री ओपन ऑक्शन रिफॉर्म लेकर आए कि यहाँ पर जो फेक डिमांड है आईपीओ लिस्टिंग में उसको रोका जाए। फिर आपकी डीमेट क्रेडिट जो थी उसको डायरेक्ट किया गया, शेयर्स डायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। यूपीआई ब्लॉक मैकेनिज्म के अंडर मनी जो है वो बैंक अकाउंट में रहेगी। एल्गो ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स में लेकर आए, तो यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑटोमेशन अलाउ किया गया। मार्केट अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को बोला गया कि अब उन्हें फ्रंट रनिंग और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना है। एनएफओ रेगुलेशन में फंड जो रेज किए गए हैं वो डिप्लॉयबल फंड्स होने चाहिए, यूजेबल मनी होनी चाहिए,
और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई की भी टाइटनिंग की गई है। तो अब हम उसको भी यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो रेगुलेटरी लूप होल्स थे वो इनको यहाँ पर यूज ना करे, मिसयूज ना करे, उसको प्रिवेंट किया गया। एमआईआईस को यहाँ पर गवर्नेंस में देखा गया कि एक्सटर्नल ऑडिट हर 3 साल में इनको करानी होगी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर फॉस्टरिंग मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपेंड करनी है एसेट क्लास। सो सेबी ने न्यू व्हीकल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए ताकि एग्जिस्टिंग वंस को स्ट्रीमलाइन भी किया साथ में, एंड कॉर्पोरेट्स अब यहाँ पर फास्टर कैपिटल रेज कर पाएंगी। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ग्रोथ और इनोवेशन को अपना गोल बनाया। फिर हम देखते हैं इन्होंने जैसे एसआईएफ को इंट्रोड्यूस किया, राइट, या फिर राइट इश्यूज फास्ट ट्रैक की। तो राइट इश्यूज में हमने देखा था कि जो 317 डेज का टाइम लग रहा था, अब यहाँ पर उसको 23 डेज का टाइम कर दिया गया फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग अ राइट इशू। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, प्रोटेक्शन बायर्स होते हैं, प्रोटेक्शन सेलर होते हैं। कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्शन बायर कहलाती है, और प्रोटेक्शन सेलर कोई भी जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो प्रोटेक्शन बायर क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। और प्रोटेक्शन सेलर अगर कोई क्रेडिट डिफॉल्ट यहाँ पर होता है, कोई रिस्क इवेंट ट्रिगर कर जाएगा, तो फिर जैसे इंश्योरेंस फाइनेंशियल लॉसेस को कॉम्पनसेट करता है, वैसे ही प्रोटेक्शन सेलर करेगा। सो म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया गया कि वो बाई या सेल कर सकते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को, एक पावरफुल टूल ताकि हम क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि बोरोवर्स जो है जिन्होंने हमसे पैसा लिया है वो डिफॉल्ट कर गए अगर, तो उसको यहाँ पर मैनेज किया जा सके, और लिक्विडिटी को हमें बूस्ट करना था कॉर्पोरेट डेट मार्केट के अंदर। क्लियर हो गया इतना पार्ट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर इंश्योरेंस अगेंस्ट बॉन्ड डिफॉल्ट, तो अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो सीडीएस जो है वो यहाँ पर पे करेंगे। होल्डिंग कंपनी वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे कि होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, के पास में 70% के अराउंड यहाँ पर शेयर होल्डिंग है। लेट अस कंसीडर टाटा मोटर्स में, तो होल्डिंग कंपनी बन गई टाटा ट्रस्ट, और यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी कौन सी बन गई आपकी, टाटा मोटर्स बन गई, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अनलॉक करना था हमें वैल्यू आपकी होल्डिंग कंपनी का, तो एक स्पेशल कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म लेकर आए लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज के लिए। तो होल्डिंग कंपनीज जो है वो ट्रेड करती है मैसिव डिस्काउंट में अपनी एक्चुअल बुक वैल्यू से। तो जो न्यू प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, ये अनटैप्ड, यहाँ पर जो ट्रैप्ड वेल्थ है शेयर होल्डर्स के लिए, उसको अनलॉक कर रही है। तो मानकर चलो कि यहाँ पर आर्टिफिशियली पंप किए जा रहे हैं स्टॉक्स को, या फिर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर हमारे पास में जो सेबी है वो इंटरवीन करते हैं, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे डीलिस्टिंग एंड बॉन्ड रिफॉर्म्स, तो एक फिक्स प्राइस वॉलंटरी डीलिस्टिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि रिवर्स है बुक बिल्डिंग प्रोसेस का। कॉर्पोरेट बॉन्ड लिक्विडिटी बूस्ट की गई, न्यू पुट ऑप्शन यहाँ पर लिक्विडिटी विंडो लेकर आए और रिड्यूस कर रहे हैं एनसीडी फेस वैल्यू को 10,000 रुपीज में। सो हमारे पास में यहाँ पर जो बेसिकली आपका सेबी है, इसने अलग अलग इस तरह के यहाँ पर तरीके निकाले हैं कि कैसे, जैसे मान लो हमारे पास बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड्स को अगर डीलिस्ट करना है तो आपके लिए यहाँ पर एक फिक्स प्राइस वॉलंटरी डीलिस्टिंग प्रोसेस आ गया, ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं उनको हम बूस्ट करें, लिक्विडिटी विंडो यहाँ पर ओपन की जाए कि इन्वेस्टर्स जल्द से जल्द इनको बेच सकते हैं और लिक्विडिटी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। न्यू इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, तो सेबी ने फॉर्मली लॉन्च किया है एमएफ लाइट को, जैसा हमने देखा एक फ्रेमवर्क है पैसिव फंड्स के लिए और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो कि ब्रिज करते हैं म्यूचुअल फंड पीएमएस गैप को। फर्दरमोर रिट्स और इन्वेस्ट मैनेजर जो है वो ऑफर करते हैं यूनिट बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स। सस्टेनेबल एंड फॉरेन फाइनेंस में ईएसजी फ्रेमवर्क एक्सपेंड किया गया, जिसमें सोशल सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन सभी को फास्टर एक्सेस यहाँ पर दी गई है। सेल प्रोसीड्स अब T+1 सेटलमेंट डे में आ जाएंगी। आज आपने सेल किया, कल सुबह 10 बजे आपके अकाउंट में फंड्स आ जाते हैं, ठीक है, डीमैट अकाउंट में, फिर आप उसको बैंक अकाउंट्स में ले सकते हो। फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो यहाँ पर सेबी ने सिग्निफिकेंट कट्स करे हैं कंप्लायंस बर्डन्स में लिस्टेड एंटिटीज और इंटरमीडियरीज के लिए। सबसे पहले ये बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में जो यहाँ पर आपका
लिस्टेड कंपनीज हैं, अब वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड फाइलिंग सिस्टम यूज कर पाएंगे। ओवरलैपिंग रूल्स बिटवीन आईसीडीआर, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस थी, उनको भी हार्मोनाइज किया गया है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने काफी सारी चीजें अभी लेटेस्ट भी पढ़ी थी जनवरी फरवरी के सर्कुलर्स में, तो इसके ऊपर काफी अच्छा काम सेबी की तरफ से किया गया है। ठीक है, इसके बाद में ये और क्या बोलते हैं, यहाँ पर ईएसजी बीआरएसआर रिलीफ जो है वो दिया गया है। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें हमारे जो ईएसजी डिस्क्लोजर्स हैं कंपनी की वैल्यू चेन से जिनको डिमांड किया जा रहा था वो वॉलेंट्री कर दिया और स्कोप यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। सो बेसिकली पहले क्या था, बहुत ज्यादा बर्डन कंपनीज के ऊपर आ रहा था, अब यहाँ पर वॉलेंट्री डिस्क्लोजर्स रहेंगे, लिमिटेड वैल्यू चेन कवरेज रहेगा और डेडलाइंस में डिलेज जो है वो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो लार्जर कंपनीज जो हैं, अब पहले उनको क्या करना पड़ा था, जैसे मान लो 500 सप्लायर्स हैं उनको ट्रैक करना है, अब केवल वो मेजर वंस को करेंगे। तो इससे जो एमएसएमईज है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं और कंप्लायंस कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस होगी। फास्टर डेट लिस्टिंग, तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है कि आप अपनी पब्लिक डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकते हो, ये एनसीआरपीएस को इसको हाफ कर दिया गया है। तो पहले T+6 डेज का टाइम था, अब इसको T+3 डेज यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंटरमीडियरी फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए, उनको भी सिंप्लीफाई किया गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को एबिलिटी दी गई कि वो अनलिक्विडेटेड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर अपनी, ठीक है, रिटेन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेपरेट लिक्विडेशन स्कीम्स निकालने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 1 और 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स प्लेज करेंगे इक्विटी को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में जो उनके पास इक्विटीज है, ठीक है, ताकि यहाँ पर डेट्स को रेस कर पाए। तो जैसे कोलैटरल हमें यूज करना है, तो अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर्स आपके पास है तो अब यहाँ पर इन शेयर्स की प्लेजिंग भी अलाउ की जा रही है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास में जो एचवीडीएलई रिफॉर्म्स हैं वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी जिनमें लार्ज लिस्टेड डेट है लेकिन कोई भी इक्विटी लिस्टिंग नहीं है, तो इनके लिए भी हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए हैं। देन आता है टैक्स ग्लिच पेनल्टी रिमूवल। तो सेबी ने डिसकंटिन्यू किया है ऑटोमेटिक फाइनेंशियल पेनल्टीज जो कि प्रीवियसली लिवाई की जा रही थी एमडी एंड सीटीओ पर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के, जब कोई टेक्निकल ग्लिचेस आपके हो रहे थे। फिर नेक्स्ट आपके पास में आते हैं एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहाँ पर एक एग्रेसिव कैंपेन लेकर आए अगेंस्ट अनरेगुलेटेड एडवाइस, जिसमें कि अब हम यहाँ पर डिजिटल टूल्स बिल्ड करते हैं रिटेल यूजर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग चीजें लेकर आए, जैसे वॉर ऑन इन्फ्लुएंसर्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर किसी शेयर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन देते थे, जिसमें कि फिर उस शेयर की एक साथ डिमांड बढ़ती थी, लोग खरीदते थे, उसका प्राइस अप जाता था और ये अपनी इन्वेस्टमेंट तो निकाल लेते थे और फिर वो शेयर दोबारा से गिर जाता था, जिसकी वजह से हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हो रहे थे। तो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया और बोला गया कि अब कोई भी अनरेगुलेटेड एडवाइस ये नहीं दे सकते हैं। तो रेगुलेटेड एंटिटीज, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया कि वो किसी भी अनरेगुलेटेड फंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं या परफॉर्मेंस क्लेम्स यहाँ पर देते हैं। फिर आती है पारवा एजेंसी। पारवा एजेंसी में ये क्या करते हैं, जो रिटर्न क्लेम्स होते हैं, ठीक है, उनको वेरीफाई करते हैं ताकि फेक 100% रिटर्न एड्स टाइप से होता है ना कि 100% रिटर्न्स मिलेंगे, उस तरह के फेक एड्स को हम स्टॉप कर पाए। तो पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंटली ऑडिट करेंगे, वैलिडेट करेंगे जो रिटर्न क्लेम्स यहाँ पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने दिए हैं और एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स ने। नेक्स्ट यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स के लिए आया है, तो यूनिफाइड ऐप लेकर आए हैं जिसमें कि आपके पास में सभी सिक्योरिटीज अक्रॉस डिफरेंट ब्रोकर्स और डिपॉजिटरीज एक सिंगल ऐप में आप व्यू कर सकते हैं। मित्रा एक सर्चेबल डेटाबेस है ताकि इन्वेस्टर्स ट्रैक डाउन कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, अगर कोई भी फॉरगेटन या अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं, आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की फिर आप भूल गए, तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देन आते हैं डिजी लॉकर इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर अपने डीमेट स्टेटमेंट्स को आप सिक्योरली स्टोर कर पाएंगे डिजी लॉकर में और नॉमिनी की डिटेल्स भी डिजी लॉकर से दे सकते हैं।
फाइनेंशियल इंक्लूजन में छोटी एसआईपी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये इनिशिएटिव लेकर आई है एएमएफआई के साथ में। क्रैक डाउन ऑन फैंटेसी ट्रेडिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाए गए। अगर आप किसी भी तरह के रियल टाइम मार्केट डेटा को अनऑथराइज्ड वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करोगे तो वो अलाउड नहीं है। स्टॉक मार्केट फैंटेसी गेम्स में आप नहीं इन्वॉल्व होगे। फिर कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है हमारे सेबी में, जिसमें कि कुछ टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे सिग्मा किया गया एआई एनालिसिस के लिए, इन्फो मर्ज किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, ई एडजुडिकेशन लेकर आए फास्टर लीगल प्रोसेस के लिए, और आई स्पॉट लेकर आए ग्लिच रिपोर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास सिग्मा एक इन हाउस जनरेटिव एआई टूल है। जनरेटिव एआई कैसे होता है, जैसे जेमिनाई हो गया या चैट जीपीटी हो गया, एक ओपन सोर्स एलएलएम यूज्ड बाय सेबी ऑफिशियल्स। डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, समराइजेशन करेंगे, बल्क में प्रोसेस करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स को। एनालिटिक्स पोर्टल तो एक इंटरनल प्लेटफॉर्म है, ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन करेंगे प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट इन्वेस्टिगेशन की। ई एडजुडिकेशन पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एंड ऑटोमेट और डिजिटाइज करेंगे लीगल एडजुडिकेशन प्रोसेस। प्रोसीडिंग्स यहाँ पर फास्टर और ट्रांसपेरेंट की जाएंगी। आई स्पॉट एक वेब पोर्टल है एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज के लिए, स्टैंडर्डाइज और रैपिडली रिपोर्ट करेंगे जो भी टेक्निकल ग्लिचेस हैं हमारे सेबी के पास में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैनुअल इन्वेस्टिगेशन होती थी पहले, अब एआई और ऑटोमेशन को इंक्लूड कर कर हम इसको परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केट सुपरविजन एंड सर्विलांस। तो अब एक हाईली ऑटोमेटेड एल्गो ड्रिवन अप्रोच लेकर आ रहे हैं, ताकि अगर मार्केट में किसी भी तरह की मैनिपुलेशन की जाए तो उसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, सो मार्केट सुपरविजन एंड सर्विलांस में द आईज ऑफ सेबी। कोर आइडिया क्या है कि सेबी अब यहाँ पर मैनुअल चेकिंग से एआई प्लस एल्गोरिथमिक बेस्ड मॉनिटरिंग की तरफ जा रही है, जिसको सेबी हैंडल करेगा। सो मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल लेकर आई है, जो कि एक विसल ब्लोअर की तरह काम करेगा। ठीक है, सो ये मई 2024 में आया और अलाउ करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि वो विसल ब्लो करें एंड यहाँ पर पोटेंशियल मार्केट अब्यूज को डायरेक्टली सेबी के पास लेकर आए। तो मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल। फिर रीडिफाइनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे मान लो आपका इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या था कि केवल डायरेक्ट इनसाइडर्स को कवर कर रहे थे। अब हम यहाँ पर जिसके पास भी यूपीएसआई कवर्ड है, एक्सेस यहाँ पर है, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो पहले मान लो सीईओ है, उनको कवर करा, लेकिन अगर सीईओ के फ्रेंड है उनको कवर नहीं कर रहे थे। अब अगर सीईओ के फ्रेंड के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो उनको भी कवर किया जाएगा। तो जो लूप होल था उसको क्लोज किया गया है, रेशनलाइज किया डेफिनेशन कनेक्टेड पर्सन और रिलेटिव की, ताकि कोई भी पर्सन जो कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर एक्सेस रखता है, प्रॉक्सिमिटी या एक मेजर यहाँ पर की वजह से, तो एक मेजर लूप होल को हमने क्लोज कर दिया। एक्सपेंड करेंगे सर्वेलांस नेट्स को। तो आप देखते हैं कि एनहांस सर्वेलांस मेजर्स लेकर आएंगे, तो अगर कोई भी एबनॉर्मल स्टॉक मूवमेंट हुई तो उनको फ्लैग किया जाएगा। मान लो कोई स्टॉक है जो कि सडनली 50% जंप कर गया बिना किसी रीजन के, तो सेबी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी ट्रेड लिमिट्स के ऊपर, वार्निंग्स देगी। तो यहाँ पर एसएमई स्टॉक, स्मॉल कैप जहाँ पर 1000 करोड़ से कम का यहाँ पर कंपनी है, पीएसयू स्टॉक्स, इन सबको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मेन बोर्ड स्टॉक्स, मार्केट कैप जिनका 1000 करोड़ से कम का है, और पीएसयू स्टॉक जो कि एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट दिखाते हैं, इनको कवर किया जाएगा। फिर आते हैं ऑटोमेटेड ऑफ साइट सुपरविजन। ऑटोमेटेड ऑफ साइट सुपरविजन में हमारे पास में एक बड़ी शिफ्ट देखी गई कि कोई भी फिजिकल इंस्पेक्शन अब नहीं हो रहा, एआई सभी चीजें मॉनिटर कर रही है। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी रिस्क, ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, सबको यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। तो अगर मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, उसमें रिस्की बॉन्ड्स है, तो सिस्टम ऑटो फ्लैग कर रहा है इन रिस्क को। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया। लाइक करना वीडियो को, कमेंट कर बताना क्या और चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कि इस तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा गाइज अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।